बात राजनीति की, राजनीति के मिजाज की। कहां खड़े हैं हम? लोकसभा चुनाव हो गए, मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, वो तो निपट गए, लेकिन अब 4 जगह चुनाव सर पर खड़े हैं। 4 की जगह बल्कि मैं कहूं 5 जगह। जम्मू कश्मीर 3 चरण के चुनाव होने हैं, हरियाणा के साथ ये चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे। फिर महाराष्ट्र और झारखंड के भी चुनाव हैं, और 5वां चुनाव जिसका मैंने जिक्र किया, 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हैं। तो तीसरी बार एनडीए की सरकार तो बन गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन मिजाज, ताकत कौन महसूस कर रहा है? कौन थोड़े कमजोरी के संकेत दिखा रहा है? वो अग्नि परीक्षा, वो कसौटी पर परखने की, कसने की घड़ी भी अब धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, और इसलिए राजनीति का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम जिन पर गौर करने की जरूरत है, अनफोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में, जहां पर 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, जो 90 सीटें हैं, अब परिसीमन के बाद 90 सीटें हैं, वहां पर चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में एक समझौता हो गया है। सीटों का बंटवारा तो बाद में होगा, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर 90 सीटों पर साथ चुनाव लड़ेंगी। इंडिया का तो हिस्सा थे फरूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, बाप बेटे की जोड़ी उनकी पार्टी, लेकिन सही मायने में गठबंधन अब हो रहा है। और यहां पर एनसीपी, अजित पवार गुट, वो भी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज जारी भी कर दी, लेकिन बीजेपी एकला चलो का राग अलापेगी। 370 अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम होने वाले हैं। ये दरअसल एक जनमत संग्रह भी होगा। 370 को लेकर सही हटाया गया है या सही नहीं हटाया गया, जम्मू कश्मीर की जनता क्या कहती है। पर बात एनडीए और इंडिया की हो रही थी, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी अपने बारे में कम, एनडीए के बारे में ज्यादा बात करती दिखाई देती है। और यह हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी। कल मैंने कार्यक्रम किया था कि रोल बैक सरकार के कुछ संकेत मिलने लगे हैं। वो बीजेपी जो अपनी ठसक और अपनी धमक लगातार कायम करती थी, प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते सुनाई दिए गए थे कि एक अकेला सब पर भारी, अब गठबंधन धर्म की दुहाई भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति है, बीजेपी, एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई है। बहुत से ये बीजेपी में कम होता है। चुनाव से पहले बीजेपी के बहुत सारे नेता वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की ओर रुख करते नजर आ रहे हैं। यह एक उल्टी गंगा बहती दिखाई दे रही है, और एनडीए को बरकरार रखना यह एक बड़ी चुनौती साबित होती दिखाई दे रही है बीजेपी के लिए। अजित पवार रहेंगे या नहीं रहेंगे महायुति का हिस्सा, यह भी देखने वाली बात है। उन्होंने इशारों में कुछ संकेत दिए हैं, बड़े संकेत, कि जी भूल हो गई, गलती हो गई, चूक हो गई। बारामती में अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ। और जो बीजेपी के और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता शरद पवार पर तंज कसते हैं, लानत मलानत कर रहे हैं, घेरते हैं, राजनीतिक आरोप वो तो लगते हैं। उन्होंने कहा संभल कर, सम्मानजनक लहजे में ही बात की जाए शरद पवार के बारे में,
इसके संकेत क्या हैं? आरएसएस लगातार कह रहा है कि एक भ्रष्टाचारी को साथ में क्यों ले लिया। तो क्या ये एक दिक्कत का सबब बनेगा? पर दिक्कत का सबब ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए के लिए है। इंडिया तो लगातार वो नाम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसमें दो सबसे बड़े खिलाड़ी, दो लड़के, वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। भाई सबसे जबरदस्त पटखनी राजनीतिक लिहाज से लोकसभा चुनाव में कहीं मिली बीजेपी को तो वो उत्तर प्रदेश में, जो उनकी प्रयोगशाला भी, डबल इंजन, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसा करिश्माई नेतृत्व वहां पर है, लेकिन 29 सीटें कम, 62 से घटकर 33 पर आ गए। 37 सीटें अकेले ले गई समाजवादी पार्टी, 6 सीटें ले गई कांग्रेस पार्टी भी। तो वहां पर दो लड़कों ने कमाल तो किया, लेकिन अब एक हाथ ले एक हाथ दे वाली राजनीति भी होती दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई 12 सीटें हमें दे दो महाराष्ट्र में, 288 में से 12 दे दीजिए। आज तक 4 सीटों से ज्यादा कभी नहीं जीती समाजवादी पार्टी, वो भी एक बार ऐसा हुआ, नहीं तो 1 या 2 कोई सीट जीत ली। पिछली बार 2 जीती थी, 12 मांग रहे हैं। और हरियाणा में 90 सीटों में से 5 सीटें मांग रहे हैं। हरियाणा में तो कभी आज तक 1 सीट नहीं जीती समाजवादी पार्टी ने। और इसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह कि 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, 9 विधायक तो सांसद बन गए, 1 विधायक, उनकी तो विधायकी चली गई, 2 साल से ऊपर की सजा हो गई। तो उनमें से 5 तो समाजवादी पार्टी के थे। तो समाजवादी पार्टी 5 सीटें तो लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है 3 सीटें हमें दीजिए। वो कांग्रेस जो 2 सीटें ही जीत पाई थी 403 में से, 10 में से वो 3 सीटें मांग रही है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई एक हाथ ले एक हाथ दे, यहां चाहिए तो हमें थोड़ा महाराष्ट्र में भी दीजिए, थोड़ा सा हरियाणा में भी दीजिए। और यहीं से वो मजबूती कायम रहती है या नहीं, या कुछ दरारें सलवटें आने लगती हैं क्या, गठबंधन में उसके संकेत मिलते हैं। और ये कुछ शुभ संकेत उत्तर प्रदेश से एनडीए के लिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए भी अस्तित्व का खतरा लगातार मंडरा रहा है। वो तलवार लटकी हुई है सर पर। तो इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ को जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा। 3 सीटें बीजेपी की, 1 आरएलडी, 1 निषाद पार्टी, 5 है कुल मिलाकर एनडीए का गणित भी। अब आरएलडी 2 सीट चाहती है, पर 1 ही सीट देने को तैयार है मीरापुर की बीजेपी। संजय निषाद 2 सीट चाहते हैं, उनको भी 1 मिलने की खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर को कोई टिकट ही नहीं दिया जाएगा, कोई सीट ही नहीं दी जाएगी इन 10 में से, ना ही अनुप्रिया पटेल को। अब वो लगातार योगी सरकार पर हमलावर भी हैं। वो आरक्षण का मुद्दा ऐसा आया, 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती किए गए थे, 4.5 साल से आंदोलित भी थे बाकी अभ्यर्थी की 19,000 सीटों पर तो घपला कर दिया। जो पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय के अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए थी वो दी ही नहीं गई। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आ गया, फैसले की तारीफ कर डाली केशव प्रसाद मौर्य ने तो की ही। ओम प्रकाश राजभर बोले मैं तो 4 बार मिला और मुख्यमंत्री ने माना कि अफसरों ने गलत पहाड़ा पढ़ा दिया, 16 दूनी 8 समझा दिया हमें। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि नहीं, जो दलितों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ नाइंसाफी हुई, अब उन्हें इंसाफ मिला है। नाइंसाफी किसने की? तो ये उत्तर प्रदेश को लेकर दिक्कत का सबब दिखाई दे रहा है। और हरियाणा की बात करें तो 10 की 10 सीटें
हरियाणा में 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा होते हैं। लोकसभा में बीजेपी जीती थी, लेकिन विधानसभा में 90 में से 40 सीटें ही जीत पाई और सत्ता पर काबिज होने के लिए जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। वो ताले की चाबी ही चुनाव चिन्ह था, जेजेपी का लेना पड़ा। पर इन लोकसभा चुनाव में जेजेपी से कन्नी काट ली। अब जेजेपी, उसका तो और ही बुरा हाल हो रहा है। 6 विधायक छोड़ चुके हैं, कुल मिलाकर 10 विधायक थे। अब लगता है मां बेटा दुष्यंत और उनकी मां सिर्फ वो रह जाएंगी पार्टी में। पर एनडीए का क्या है? और वहां बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो उसकी ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी या श्रिंक हो रही है? मैंने आपको बताया है 10 जो लोकसभा सीटें थी उनमें से 6 उम्मीदवार जो खड़े किए बीजेपी ने, वो बाहर के उम्मीदवार थे। वो असली भाजपाई नहीं थे, इंपोर्टेड माल था। और अब एक और दिक्कत मुंह बाय खड़ी है हरियाणा में बीजेपी के सामने। किरण चौधरी, अब उनको तो बना दिया राज्यसभा का सांसद, मतलब टिकट दे दी है तो बन जाएंगी, सांसद भी बन जाएंगी। 9 जून को ही आई है कांग्रेस से बीजेपी में, तो बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी तो लाजमी है। पर यही बात खत्म नहीं होती। अब वो अपनी बिटिया श्रुति चौधरी के लिए भी टिकट चाहेंगी विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। नवीन जिंदल नए आए हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए बीजेपी के, वो अपनी मां सावित्री जिंदल के लिए टिकट मांग रहे हैं। चौधरी धर्मवीर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद बने हैं, ये भी पुराने कांग्रेसी हैं, अपने बेटे मोहित चौधरी के लिए टिकट मांग रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई, एक और पुराने कांग्रेसी जो अब भाजपाई हो गए हैं, वो अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे हैं। और किरण चौधरी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। अब ये परिवारवाद नहीं है, उसमें पूरे परिवार का ही कब्जा होना चाहिए। ये बीजेपी का परिवारवाद की एक नई परिभाषा है। पर बात आ रही है मिजाज की। ये राजनीति का थोड़ा रिवाज जो बदल रहा है, अब एनडीए इंडिया की बात, गठबंधन की ताकत जो आंकी जा रही है, अब अपनी पार्टी का नाम कम लिया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। क्या संकेत मिल रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता दिखाई दे रहा है। एनडीए इंडिया का नया रिवाज आज क्या है? देश का मिजाज। और कितनी बदली राजनीति? राहुल की रणनीति भारी या मोदी की नीति? इसी पर आगे की दशा और दिशा भी तय होने वाली है।